प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। नाबार्ड की ओर से रांची में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन। कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के बिंदुओं पर हुई चर्चा। विभिन्न बैंकों के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। राज्य में पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की रूपरेखा तैयार। पंचायतों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने में जुटी है सरकार। और रामनवमी कल सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने तैयारियों का लिया जायजा। राज्य भर में कल निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में नेता स्तरीय पूर्ण सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा नहीं है, यह एक आत्मा भी है। उन्होंने कहा कि भारत में हमारा मार्गदर्शक सबका साथ सबका विकास है, जिसका अर्थ है समावेशी विकास के लिए एक साथ काम करना। श्री मोदी ने कहा कि अनेक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है। Our guiding philosophy is सबका साथ सबका विकास, meaning striving together for inclusive growth. Whether it is our effort to fight climate change through lifestyle changes, to conserve water through distributed storage, or provide clean cooking fuel to everyone. Every initiative is powered by the collective efforts. संसद के दोनों सदनों में अडानी मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने और अन्य मुद्दों को लेकर आज लगातार 12वें दिन भी गतिरोध जारी रहा। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों की अगली बैठक 3 अप्रैल को होगी। तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते दोनों सदनों में हंगामे के कारण कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने और ओबीसी समाज पर टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद और कोर्ट से अपने को ऊपर मानते हैं। सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी की सारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जितने भी इस देश ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्टीट्यूशंस बनाए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनसे नीचे हैं। उनका ये मानना है।
रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सीएनजी की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए रांची में नए सीएनजी स्टेशन खोलने का आग्रह किया। श्री सेठ ने कचरा प्रबंधन को लेकर गेल इंडिया के सीएसआर से रांची में स्वीकृत हुई योजना के लिए भी आभार जताया। नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आज रांची में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें नाबार्ड के सभी जिलों के पदाधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद थे। इस संगोष्ठी में राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एमएस राव ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जो लक्ष्य रखा है उसे ही आधार मानकर नाबार्ड के द्वारा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों को नाबार्ड से जोड़ा जाए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न बैंकों के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। स्टेट लेवल क्रेडिट सेमिनार लगाया है। ये झारखंड सरकार ने एग्रीकल्चर बजट में 4000 करोड़ का प्रावधान रखा है। हम ये चाहते हैं कि 4000 करोड़ को लिवरेज करके अभी पिछले साल में 9000 करोड़ का एग्रीकल्चर लोन हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड हो, ताकि एग्रीकल्चर टर्म लोन पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मशीन के लिए। हम ये चाह रहे हैं कि जो 9000 से 15000 करोड़ तक एग्रीकल्चर क्रेडिट को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए 3 हम लोग उद्देश्य है। एक तो हम जितना लोग ऑलरेडी लोन ले रहे हैं उनको अमाउंट बढ़ा, दूसरा कि नया किसानों को हम जोड़ते रहेंगे। ये सिलसिले में हम लोग एक स्टेट क्रेडिट सेमिनार रखा है। इसमें सरकार का तरफ से जो एग्रीकल्चर कोऑपरेशन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग भी आए हुए हैं। इसके साथ ऑल बैंक चीफ्स का है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर नाबार्ड है और एलडीएम से लीड डेवलपमेंट मैनेजर, उनका काम है कि जो क्रेडिट प्लानिंग करना है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह समेत विभाग के अन्य वरीय अधिकारियों ने राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि गरीबों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़ों समेत समाज के सभी वर्गों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य में आयुष्मान योजना के बेहतर क्रियान्वयन का भी निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर पर एनपीसीआई ने स्पष्टीकरण दिया है और साफ कहा है कि यूपीआई से लेन देन के लिए ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई निःशुल्क, तेज और सुरक्षित है। इंटर ऑपरेबल यूपी इंटर इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने की अनुमति दी गई है। इसे देखते हुए एनपीसीआई ने अब पीपीआई वॉलेट को इंटर ऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने की अनुमति दी है। पेश किए गए इंटरचेंज शुल्क का केवल पीपीआई मर्चेंट लेन देन के लिए लागू है और ग्राहकों के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं है और ये आगे स्पष्ट किया जाता है कि बैंक खाते से के लिए कोई शुल्क नहीं दिया गया है। सरकार ने आज नई दिल्ली में कोयला खदानों की वाणिज्यिक बिक्री के लिए नीलामी के 7वें दौर की शुरुआत की। लगभग 106 खदानों को 7वें दौर में नीलामी के लिए रखा गया, जिनमें से 61 आंशिक रूप से खोजी जा चुकी हैं और 45 पूरी तरह अन्वेषित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीलामी की शुरुआत की। मंत्रालय द्वारा छठे दौर के अंतर्गत नीलाम की गई 28 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया में ऊर्जा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। पिछले 2-3 दशकों में देश में ऊर्जा क्षमताओं के बड़े पैमाने पर खपत शुरू हुआ है और यह आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक की नीलामी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, भारत दुनिया में एनर्जी के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से
एक है, इससे आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं। पिछले 2-3 डिकेड्स में हमारी एनर्जी कंजम्पशन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है और जैसे जैसे हम प्रगति के राह में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी कंजम्पशन में और बढ़ोतरी होती जाएगी। इससे भी हम सभी अच्छी तरह अवगत हैं। हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है ताकि ग्रामीण जनता को सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिवालय भवन को आधुनिक तकनीक एवं न्यूनतम आधारभूत संरचना और सेवा से जोड़ा जा रहा है। इस योजना को गति देने के लिए पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण की मंजूरी मंत्री परिषद से विगत दिनों मिल चुकी है। अब राज्य के 4,345 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का कार्य जल्द प्रारंभ होगा। पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवन से पक्की सड़क तक पहुंच पथ सुनिश्चित करेगी। पंचायत सचिवालय में एक प्रज्ञा केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 10 मई को कराया जाएगा। मतगणना 13 मई को होगी। नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में आज नई दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को फिलहाल इस मामले में राहत देते हुए सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख तय की है। हालांकि लालू प्रसाद ने स्वास्थ्य के आधार पर पेशी में छूट की मांग करते हुए कोर्ट नहीं पहुंचे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती पेश हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अब 11 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी है। भारत शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। आज भी बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और इसमें चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। To fulfilling our obligations under the International North-South Transport Corridor and for the inclusion of the Chabahar port within the framework of INSTC. Though India became a member of the SCO only in June 2017, our relations with the SCO countries go back to several centuries. Bonds of history, geography and culture make us natural partners. We are common stakeholders in the peace, security, progress and prosperity of the region, and we believe that SCO can play a seminal role in this endeavor. बोकारो में आज उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार कमेटी की बैठक की। बैठक में कोविड-19 के
मृतक व्यक्ति के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की भी इस दौरान समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विद्यालयों, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल और अस्पतालों में टीम गठित कर फायर सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले के पंजाब रेजिमेंट सेंटर स्थित वार मेमोरियल से एक समन्वय समाधान दल को आज रवाना किया गया। 4 सदस्यीय इस दल को पंजाब रेजिमेंट सेंटर के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय चंद्र कंडपाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह समन्वय समाधान दल 31 मार्च से 5 अप्रैल तक भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। इस अवसर पर ब्रिगेडियर ने कहा कि पूर्व सैनिकों के पसीने एवं मेहनत से ही आज भारतीय सेना खड़ी है, इसलिए इनके समाधान करना हमारा कर्तव्य है। हमने ये निर्धारित किया है कि अगले एक हफ्ते के लिए यानी कि 31 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक हमारी वेटरन आउटरीच टीम इन दोनों जिलों में स्थानांतरित रहेगी और उस दौरान उस जिले के जितने भी वेटरन्स हैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान और समन्वय करने की कोशिश करेगी। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज जिले में कई मैट्रिक और इंटर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन को लेकर किए गए इंतजामों का उन्होंने जायजा भी लिया। इस दौरान उपायुक्त ने CH+2 उच्च विद्यालय मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने प्रखंड कार्यालय कोडरमा के मैदान में पुस्तकालय स्थल का भी निरीक्षण किया। आज खूंटी जिले के रनिया के सुदूर खटखूरा गांव में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेले में तोरपा विधायक कोचे मुंडा भी शामिल हुए। इस स्वास्थ्य मेला में बीमारियों की जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श और मोबाइल केयर वाहन के माध्यम से लोगों का इलाज और निःशुल्क दवाएं दी गई। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 600 से अधिक लोगों का इलाज किया गया। बोकारो के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने आज चास अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अखाड़ा समिति के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य और स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी किया। उपायुक्त ने लोगों से आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण माहौल में रमजान और रामनवमी पर्व मनाने की अपील की। रामनवमी पर्व को लेकर रांची में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने निवारनपुर स्थित तपोवन मंदिर में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ वहां तैनात अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को जुलूस के आगमन और प्रस्थान के लिए सुगम व्यवस्था करने को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। किया गया है, उनकी ब्रीफिंग भी की जा रही है और शेष जितने भी लॉजिस्टिक्स होते हैं, बिजली, पेयजल या CCTV की व्यवस्था वो सब आज कराई जा रही है। तो कुल मिलाकर हम लोग का पूरा ध्यान है कि कल सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ पे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो, बिल्कुल सुलभ तरीके से सारा पूजा संपन्न हो जाए, सारे जुलूस का आगमन यहाँ पे अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो जाए। वैसे तो पूरे राज्य में रामनवमी महापर्व की धूम है, लेकिन सिमडेगा जिले में आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम में अद्भुत नजारों का दीदार हो रहा है। जहां एक तरफ भगवान राम के जयघोष से जिले में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है, वहीं कई तरह की प्रतियोगिताओं से रामनवमी का रोमांच चरम पर है। जिले में रामनवमी प्रबंधन समिति की ओर से आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान अस्त्र शस्त्र संचालन लेकर खेल गतिविधियों के साथ साथ झांकी प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र बन रही है।
रामनवमी के अवसर पर शहर को महावीरी झंडों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्री रामनवमी प्रबंधन समिति के पदाधिकारी नरेश शर्मा बताते हैं कि सिमडेगा में पिछले 3 दशकों से रामनवमी के अवसर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सिमडेगा में रामनवमी का इतिहास पिछले 3 दशकों से यहाँ अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है। इसमें लगभग 3 दशक हो गए हैं। इसके अलावा जो शोभा यात्रा निकलती है वो लगभग 70-80 सालों से निकल रही है। इसमें झंडा का जुलूस निकलता था। पिछले 3 दशकों से यहाँ के कुछ उत्साही युवकों द्वारा ये शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नरेश शर्मा ने लोगों से अपील की है कि रामनवमी की शोभा यात्रा वे अपने अपने घरों से एक महावीरी झंडा लेकर अवश्य शामिल हों। इस दौरान हम लोगों से आग्रह करते हैं कि लोग अपने अपने घरों से एक झंडा लेकर शोभा यात्रा में जरूर शामिल हों और शामिल भी होते हैं। आसपास के तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग शोभा यात्रा में पहुंचते हैं और ये शोभा यात्रा निकालकर महावीर चौक से निकलती है। प्रबंधक समिति जो हमारी है, जिसके संरक्षकगण है, अध्यक्षगण है, विभिन्न पदाधिकारी हैं, विभिन्न जगह से आते हैं, वो इसका नेतृत्व करते हैं और शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करती है। कुल मिलाकर रामनवमी पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में सिमडेगा जिले में विहंगम दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। रामनवमी पर्व को यादगार बनाने के लिए प्रबंधन समिति की ओर से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज मां दुर्गे के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी रांची में इस खास मौके पर विभिन्न मंदिरों में भी मां की वंदना की गई। रांची के भुथा तालाब स्थित श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से भव्य दुर्गा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पंडाल का उद्घाटन रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर और पूजा समिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। पूजा समिति के कोषाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि आगामी 31 मार्च को भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जबकि दोपहर 3 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और ये 31 तारीख तक चलेगी। 31 तारीख को 11 बजे भव्य भंडारा किया जाएगा और 3 बजे विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने नमामि गंगे योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को उन्होंने कई निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आम जनों को नदियों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। उन्होंने नोडल पदाधिकारी से नमामि गंगे योजना के तहत किए गए कार्यों की जानकारी भी ली। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी अजय लिंडा ने इस सिलसिले में पुलिस पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लंबित आवासों को पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मुहिम चलाई गई। उपायुक्त ने इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरायकेला खरसावां जिले के नगर निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान नगर निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध सरायकेला शैली छौ नृत्य से जुड़े राजकीय छौ कला केंद्र के पूर्व निदेशक गुरु तपन कुमार पटनायक सेवानिवृत्त होने के बाद भी युवाओं को नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी सुबोध सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री फसल राहत योजना अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 26 करोड़ रुपये का आवंटन जिले को प्राप्त हुआ है। इनमें 25 करोड़ 96 लाख रुपये का लाभ किसानों को दिया जा चुका है। रामगढ़ जिले में पोषण ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन के सफल संचालन के मद्देनजर बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और महिला सुपरवाइजर्स के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान NEGD की टीम एवं सीनियर न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट यूनिसेफ अनामिका द्वारा पोषण ट्रैकर को और भी प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
देवनगरी देवघर में रामनवमी का उत्साह देखा जा रहा है। रामनवमी के दिन बजरंग बली को नारियल और लड्डू का भोग लगाया जाता है। यही कारण है कि देवघर में नारियल और लड्डू के बाजारों में भीड़ दिख रही है। नारियल और लड्डू की बिक्री में इजाफा भी देखा जा रहा है। साहिबगंज जिले में साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल के स्वीकृत अप्रोच रोड के किनारे रहने वाले सैकड़ों लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त रामनिवास यादव के समक्ष अपनी मांगों को रखा। उपायुक्त ने ग्रामीणों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट ने हजारीबाग में बालू लदे ट्रैक्टर को नहीं छोड़ने के एक मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया। पूर्व की सुनवाई के दौरान मामले में डीएफओ हजारीबाग एवं माइनिंग ऑफिसर हजारीबाग कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए थे। उन्होंने स्वीकार किया था कि ट्रैक्टर की जब्ती कार्रवाई में विलंब हुआ है। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता नितिन भेंगरा के घर में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद घर में रखे दस्तावेज और सामान को आग के हवाले कर दिया। इसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। पीड़ित अधिवक्ता नितिन भेंगरा ने आज सदर थाने में लिखित आवेदन दिया है। कोडरमा जिले के डोमचांच के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध दिए गए दंड 3 वेतन वृद्धि की रोक को यथावत रखा गया है। कार्मिक विभाग ने उनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया है और संचयात्मक प्रभाव से 3 वेतन वृद्धि की रोक को बरकरार रखा है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राजधानी रांची में कल रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट तय कर दिया है। 30 मार्च को मेन रोड में दिन के 1 बजे से वाहनों के प्रवेश पर रोक है। इस दौरान सुबह 8 बजे से 31 मार्च सुबह 6 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश शहर में बंद रहेगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सारे विभागों से 31 मार्च तक योजना और स्थापना मद की बची हुई राशि के सरेंडर करने का आग्रह किया है। उन्होंने सारे विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभाग अध्यक्षों को इस संबंध में पत्र लिखा है। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने सिविल सर्जन से सदर अस्पताल की मौजूदा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसका वे ख्याल रखें। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले 72 घंटे में कई जगहों पर बारिश के भी आसार हैं। आपको जैसे आज 29 है तो 29 में मौसम शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा, बारिश की कोई वैसी संभावना नहीं है। कुछ ठंडा क्लाउड्स बन सकते हैं इवनिंग आवर्स में। और 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख में भी सेकेंड हाफ में बहुत हल्की बारिश कुछ एरिया में आपको देखने को मिल सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.8 और न्यूनतम 22.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 36.3 और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। नाबार्ड की ओर से रांची में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन। कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के बिंदुओं पर हुई चर्चा। विभिन्न बैंकों के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। राज्य में पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की रूपरेखा तैयार। पंचायतों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने में जुटी है सरकार।